अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। ओके, तो देखो बच्चों, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि प्रत्येक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के मोलर मास डिटर्मिनेशन में यूज्ड होती है, क्योंकि हर एक के डेरिवेशन में आपने देखा है कि मोलर मास का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से एक रिलेशन आता है। ओके, पहले हम उन रिलेशंस को देखते हैं, फिर आते हैं कि एबनॉर्मल मोलर मास क्या है। तो देखो बच्चों, अगर हम इसमें आ जाते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में, तो आपने देखा था कि एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा पी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए। ये रिलेशन आया था मोलर मास डिटर्मिनेशन में। समझ गए ना। ठीक इसी तरह से अगर हम एलिवेशन वाले में आ जाएं, ठीक है, कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो आपने इसमें भी देखा है कि एम बी इज इक्वल टू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 10⁻³ अगर हम डिप्रेशन की बात करें, डिप्रेशन इन, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसमें भी एम बी आया है। एम बी इक्वल टू के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 10⁻³ और ओस्मोटिक प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो ओस्मोटिक प्रेशर में एम बी इक्वल टू आया था आपके पास क्या बच्चों, डब्ल्यू बी अपॉन पाई इंटू आर टी अपॉन पी। तो यहां पर ये जो एम बी है आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर आप इसको एक जनरल में देखें तो मोलर मास और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस ओवरऑल अगर हम देखें, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर में, ठीक है, तो आप देखोगे कि जो एम बी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। समझ गए बच्चों। मींस डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए पाई, ठीक है, डेल्टा टी बी डेल्टा टी एफ, इन सब के आप देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहां पे। समझ रहे हैं ना। और हम जानते हैं कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज है, ठीक है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। समझ गए बच्चों कि नंबर ऑफ पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज अगर चेंज होती हैं तो मोलर मास भी चेंज होगा। मींस जो थ्योरेटिकल आनी चाहिए, ठीक है, जो एक नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, अगर उनकी वैल्यू में किसी भी प्रकार का कोई चेंज आता है तो ध्यान रखें मोलर मास जो कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से ऑब्जर्व्ड मोलर मास मिलेगा वो भी चेंज होगा। तो सीधा सा यहां पे है कि अगर नंबर ऑफ, समझ गए ना, पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी बच्चों। अगर आप देखें कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, ये ऑल्सो इंक्रीज। तो मोलर मास जो होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा होता है कि ये जो पार्टिकल अगर डिक्रीज होंगे तो ये इंक्रीज होंगी, सॉरी डिक्रीज होंगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, तो मोलर मास क्या होगा बच्चों, डिक्रीज हो, सॉरी इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा आएगा। तो इस तरह से जो नॉर्मल वैल्यू है किसकी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की, अगर वो चेंज होती है, मींस जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू से कम या ज्यादा आती है, तो मोलर मास भी अपनी नॉर्मल वैल्यू से कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा। इसी को बोला जाता है बच्चों क्या, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दी
ऑब्जर्व्ड मोलर मास, समझ गए बच्चों, मोलर मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम colligative properties is, ठीक है, different than theoretical or normal molar mass, समझ गए ना, नॉर्मल देन it is called abnormal molar mass। समझ गए बच्चों, ये है डेफिनेशन कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू अगर हमें मोलर मास जो मिलता है, किसका ये मोलर मास, ध्यान से सुने, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, किसका बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज is different than theoretical or normal molar mass, then it is called abnormal molar mass। अब देखो दो कंडीशन बनती हैं बच्चों abnormal molar mass आने की, एक तो होती है ड्यू टू एसोसिएशन और एक है ड्यू टू डिसोसिएशन। तो अब हम एक एक करके समझते हैं कि abnormal जो मोलर मास है, ठीक है, मोलर मास ड्यू टू डिसोसिएशन, समझ गए बच्चों, कि जो अगर हमें यहां ये देखें कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या सॉल्यूट जो मॉलिक्यूल हैं, अगर वो डिसोसिएटेड हो जाते हैं, टुकड़े में टूट जाते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी तो जो मोलर मास है सॉल्यूट का, जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, वो नॉर्मल मोलर मास से कम मिलेगा। समझ गए ना, यहां पर हमें यही देखना है कि इन डिसोसिएशन, समझ गए बच्चों, इन डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इंक्रीजेस, ठीक है, एज आ रिजल्ट, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर मोलर मास of solute obtained from colligative property is less than normal molar mass। समझ गए बच्चों कि अगर डिसोसिएशन होता है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, तो ऐसे में क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी और जो मोलर मास है सॉल्यूट का वो एक नॉर्मल वैल्यू से कम आएगा। मतलब यहां कहें कि ये है डिसोसिएशन, शॉर्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं डिसोसिएशन, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं इंक्रीज होते हैं। देन आप देखोगे जो ऑब्जर्व्ड, ठीक है बच्चों, मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लेस देन या लोअर देन नॉर्मल मोलर मास। आपको ये ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन अगर होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेंगी, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लेस देन या लोअर देन किससे, नॉर्मल मोलर मास। एग्जांपल से समझते हैं कि NaCl है, ठीक है, और ये इसका जो अल्फा है 1 है, मींस ये 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा, तो क्या होगा कि 2 आयन बन जाएंगे,
N प्लस और क्या Cl। तो यहां हमने Na पार्टिकल्स लिए थे, कितने पार्टिकल्स लिए थे Na, और यहां जाके कितने हो गए बच्चों 2Na पार्टिकल। समझ गए ना। तो ऐसे में डबल हो गए ना पार्टिकल्स। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करती कि पार्टिकल का मास क्या है, वो तो ये देख रही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए। तो जहां ऑब्जर्व्ड कि नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कि हम ये कहें कि जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, ये है, तो इनसे ज्यादा कौन सी होंगी बच्चों ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर हम ये कहें ये पाई था तो यहां पर हमें क्या मिलेगा 2 पाई, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पाई आना था तो यहां 2 पाई आ जाएगा। यहां पर डेल्टा टीवी मिलना था तो यहां 2 डेल्टा टीवी आ जाएगा। तो इस तरह से जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डबल हो जाती है ना, कि यहां पर इस तरह से, तो यहां जो मोलर मास था, समझ गए बच्चों, यहां पर जो मोलर मास था वो है 58.5 जो कि नॉर्मल है। तो यहां पर ये कितना मिलेगा 58.5 बाई 2, और यही क्या है ऑब्जर्व्ड मोलर मास, या इसी को बोलेंगे अब नॉर्मल मोलर मास। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है, एबनॉर्मल मोलर मास है, वो नॉर्मल वैल्यू से क्या अच्छा आएगा बच्चों, कम आएगा, आधा हो गया। अगर वो 100% आयोनाइज्ड हो जाए तो NaCl तो इस तरह से हाफ हो जाएगा। अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है तो आप देखोगे कि ये CaCl2 है, ठीक है, ब्रेक हो जाए Ca2 प्लस 2Cl माइनस अल्फा 1 होगा। तो अगर इसका मोलर मास m है तो ये मिलेगा m/3 एबनॉर्मल, इस तरह से। समझ गया बच्चों, जबकि ये कितना था m था, तो ये क्या था नॉर्मल। तो यहां तक बात समझ गए ना कि डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं सॉल्यूशन में, और ऐसे में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ती हैं तो मोलर मास उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाता है। अगर 100% तो इस तरह से डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़े, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ी, तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास जो है वो नॉर्मल मास से कम हो गया। जैसे हम NaCl को देखें 100% आयोनाइज्ड होगा, तो यहां पार्टिकल Na थे, यहां जो है अब कितने हो गए बच्चों 2Na। तो यहां पर नॉर्मल मोलर मास जो है ज्यादा है, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तो यहां नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा आएंगी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और इस तरह से मोलर मास जो नॉर्मल है उसका आधा हो गया अगर 100% आयोनाइज्ड होता है तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऐसे CaCl2 में 1/3 हो जाएगा, और भी ऐसे अलग अलग हम समझ सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब आते हैं कि एसोसिएशन। इन एसोसिएशन तो जानते हो, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, समझ गए। एसोसिएशन मींस जैसे हम ये कहें कि ये Na पार्टिकल है और एसोसिएटेड हो के ये एक पार्टिकल, मेगा पार्टिकल या पॉलीमर या डाइमर, इस तरह का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सपोज ये है CH3 COOH 2 मोल। हम यहां पर अगर बेंजीन सॉल्वेंट ले लें तो ये डाइमराइज्ड हो जाते हैं इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, समझ गए ना। तो अब डाइमराइज्ड होंगे तो क्या होगा कि ऐसे में कि जब एसोसिएशन होता है बच्चों, तो आप इन एसोसिएशन में देखोगे कि ये क्या होगा, इन एसोसिएशन यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ये क्या हो जाएंगे बच्चों, डिक्रीज होंगे। तो आप देखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगे बच्चों, डिक्रीज होंगी। तो जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कौन सा मोलर मास, ऑब्जर्व्ड, ये ज्यादा आएगा नॉर्मल मोलर मास से। समझ गए बच्चों कि अगर एसोसिएशन होगा तो पार्टिकल बड़ा हो जाएगा, इस पूरे पार्टिकल का मास हमें मिलेगा, ये एक मोल की तरह वर्क करेगा।
और ऐसे में मोलर मास जहां हमें नॉर्मल वैल्यू कम आनी थी वहां ज्यादा आ जाएगा। एसिटिक एसिड का देखो CH3COOH है ना, जो इसका नॉर्मल मोलर मास होता है वो तो होता है 60। अब ऐसे दो मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हो जाएं, जिसको हम ऐसा लिख देते हैं होल ट्वाइस, तो अब यहां पर जो एबनॉर्मल मोलर मास आएगा ना बच्चों, वो आएगा 120, जब क्या हो 100% डाइमराइजेशन हो जाए इस तरह से। तो एसोसिएशन होने पर मोलर मास बढ़ जाता है, डिसोसिएशन होने पर डिक्रीज होगा। इस तरह से हम नॉर्मली ये कह सकते हैं, ठीक है, कि इन एसोसिएशन, ठीक है, जो मोलर मास एबनॉर्मल है वो ज्यादा आएगा मोलर मास नॉर्मल से। इन डिसोसिएशन की बात करें तो एबनॉर्मल मोलर मास लेस देन नॉर्मल मोलर मास, और नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। समझ गए बच्चों? तो जो एबनॉर्मल है और नॉर्मल है वो दोनों सेम आएंगे, इतना सा ध्यान रखना है। ये ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है कि एसोसिएशन हो जाए तो मोलर मास क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाए तो क्या होगा, इस तरह से। ये तब की बात है, ठीक है, कि अगर डबल हो रहा है या आधा हो रहा है, ये तो हम तभी कह सकते हैं ना कि 100% डाइमराइजेशन हो जाए तो डबल, अगर दो दो हो जाए, और 100% डिसोसिएशन हो जाए तो 1/2 हो जाएगा या 1/3 हो सकता है। इसके अलावा अगर सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन 100% से कम या ज्यादा होता है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा कि जो एबनॉर्मल मोलर मास निकालना है वो नॉर्मल मोलर मास अपॉन क्या कर दोगे, आयोटा। अगर डिसोसिएशन होता है, ठीक है, तो आयोटा इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, और एसोसिएशन होगा, ठीक है बच्चों, तो आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। यहां पर ध्यान रखना है कि यहां जो n है ये है नंबर ऑफ आइंस ऑफ सॉल्यूट, कि उसमें कितने आइंस हैं, और यहां जो n है ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, व्हिच आर एसोसिएटेड, कि जो पार्टिकल एसोसिएटेड हो रहे हैं वो। यहां पर ये क्या है बच्चों, इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, तो ये कहलाएगा यहां पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। समझ गए ना, इस तरह से। तो इससे आप अबनॉर्मल मोलर मास निकाल सकते हैं कि सॉल्यूट कितना % क्या है बच्चों, डिसोसिएटेड है या एसोसिएटेड है। इस बेस पर हमें एक एबनॉर्मल मोलर मास मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये है NaCl और ये 50% क्या हो रहा है बच्चों, आयोनाइज्ड हो रहा है, मतलब डिसोसिएटेड हो रहा है, ठीक है। तो जो मोलर मास एबनॉर्मल है वो क्या आएगा, तो सबसे पहले हमें आयोटा निकालना होगा। तो हम आयोटा इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब यहां अल्फा क्या लिखोगे बच्चों, अल्फा परसेंटेज अपॉन क्या 100, ओके। और NaCl जब डिसोसिएटेड होता है तो टोटल आइंस जो बनते हैं वो 2 होते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब आप इसमें पुटअप करो तो यह हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू कितना हो गया बच्चों 0.5। तो आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है, यहां हो गया, और पॉइंट कितना हो गया बच्चों 5। तो यहां हो गया, सॉरी, तो ये हो गया 0.5, ये कितना हो गया 2 मिनट, ये हमारे पास आएगा 0.5। तो ये आया आयोटा 1 पॉइंट कितना 5। बस अब आप सोचो कि आप नॉर्मल मोलर मास जब आप निकालोगे तो यहां हो जाएगा 58.5 और आयोटा है 1.5, ये आएगा, ओके। तो इस तरह से अब नॉर्मल मोलर मास कितना % डिसोसिएशन, अगर 100% कर दें, सीधी सी बात है कि अगर अल्फा कितना हो बच्चों 100%, तो जो आयोटा होगा वो n के बराबर हो जाएगा,
और ऐसे में जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो हो जाएगा 58.5, ठीक है, और आयोटा यहां 2 आ जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, आधा हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास को अच्छी तरह से समझना है। इसी तरह से एसोसिएशन में भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है, कि कितना आएगा हमारा एबनॉर्मल मोलर मास। यहां तक तो हो गए बच्चों एबनॉर्मल और मोलर मास। अब मैं आपको बता दूं वांट हाफ फैक्टर, और ठीक है, वांट हाफ फैक्टर हम इसके बारे में डिस्कस एक बार और कर लेते हैं कि वांट हाफ फैक्टर क्या है, आयोटा। तो देखो इसके 3 अलग अलग रिलेशन हैं। अगर हमें सॉल्यूशन में ये बताना है कि जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएटेड हो रहा है या एसोसिएटेड हो रहा है, तो इसी डिसोसिएशन या एसोसिएशन को बताने के लिए ही किसका यूज होता है, वांट हाफ फैक्टर। तो ये होता है वांट हाफ फैक्टर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, समझ गए बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, समझ गए बच्चों, अपॉन में आ जाएगा क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। समझ गए ना, कि जब आपने सॉल्यूट को डाला था, उस समय लिया था, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हुआ था, तो टोटल पार्टिकल्स कितने थे, और जब आपने उसको सॉल्यूशन में रखा तब कितने पार्टिकल्स मिल गए। तो इस तरह से डिसोसिएशन एसोसिएशन के बाद के पार्टिकल और एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले के पार्टिकल का रेशियो है वांट हाफ फैक्टर। एक तो ये है रिलेशन, या एक रिलेशन ये हो जाएगा वांट हाफ फैक्टर का, ठीक है, नॉर्मल मोलर मास, समझ गए बच्चों, नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हो जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एम ए अपॉन एम, मतलब एन ये हो गया, तो ये हो गया ए एन, ठीक है, कि यहां पर हमने एबनॉर्मल और नॉर्मल मोलर मास का, यहाँ पर एबनॉर्मल और ए लिख लिया है मैंने, यहाँ एन कर देना बच्चों, है ना, कि ये एन स्मॉल का मतलब यहाँ पर हमने ये इस तरह से ले लिया, एन लिया रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा नॉर्मल मोलर मास, ये इस तरह से ये है, और यहाँ पर हो गया एबनॉर्मल। या तीसरा रिलेशन और होता है, ठीक है, इसी को बच्चों बोलते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास, आयोटा, ठीक है, एक तो ये हो गया। या फिर आते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन, ठीक है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन होती हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। समझ गए बच्चों, कि जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, और नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, थ्योरेटिकल, इनको हम क्या बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल, ठीक है, ये है। तो इस तरह से थ्योरेटिकल क्या है और जो एक्सपेरिमेंटल है ये क्या है, कि एक्सपेरिमेंट से जो आप निकाल के देख रहे हैं वो क्या है, थ्योरेटिकल क्या है। इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये क्या है बच्चों, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पर ध्यान रखना है, आयोटा अगर 1 आता है तो आप लिखेंगे नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन।
समझ गए बच्चों कि किसी भी प्रकार का डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा। मींस जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन वो और बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन वो क्या होंगे, बराबर होंगे। मींस हम यहां ये कह सकते हैं कि एम नॉर्मल इक्वल टू एब नॉर्मल। ये पाई अगर हम ये कहें कैलकुलेटेड तो पाई ऑब्जर्व। डेल्टा टीबी कैलकुलेटेड मतलब थ्योरेटिकल तो डेल्टा टीबी ऑब्जर्व। समझ गए ना, ये सब बराबर होंगे। एक आयोटा ग्रेटर देन 1, समझ गए बच्चों, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि आयोटा ग्रेटर देन 1 तो यहां पर ये किस स्थिति में होता है, डिसोसिएशन। उस समय जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं इन सॉल्यूशन, ठीक है, वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। ऐसे में जो एबनॉर्मल, जो नॉर्मल मोलर मास है वो ध्यान रखें एबनॉर्मल से ज्यादा आएगा। अगर हम ये कहें कि जो इनकी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं बच्चों वो ज्यादा होंगी पाई उनकी थ्योरेटिकल से या कैलकुलेटेड जो है, इस तरह से। तीसरी कंडीशन है आयोटा लेस देन 1 तो ये होता है किसके लिए बच्चों, एसोसिएशन के लिए। उस समय जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बिफोर डिसॉल्यूशन वो कम होंगे देन, ठीक है, ये सॉरी ज्यादा होंगे, ये वाले ये ज्यादा होंगे, ठीक है, आफ्टर डिसॉल्यूशन। कि जब आप उसको डिसॉल्व कर देंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूट को, तो वो कम हो गए और पहले क्या थे बच्चों, ज्यादा थे। तो एसोसिएशन में इस तरह से, तो इसका मतलब है कि जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो नॉर्मल से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड है वो हो जाएंगी पाई कैलकुलेटेड से कम हो जाती है। तो इस तरह से आपको 1/2 फैक्टर का ध्यान रखना है डिसोसिएशन में और एसोसिएशन में। इसके बेस पर जो मॉडिफिकेशन किए गए, मॉडिफिकेशन, ठीक है, इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखो वो क्या क्या किए गए, क्या जोड़ दिया गया। तो यहां जैसे डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू आयोटा एन वी अपॉन आयोटा एन वी प्लस एन ए कर दिया गया, ठीक है। ठीक इसी तरह से डेल्टा या पाई इक्वल टू तो आयोटा सी इंटू आर टी हो गया। डेल्टा टीवी में चले जाए तो आयोटा इंटू के वी इंटू एम कर दिया गया। डेल्टा टी एफ में चले जाए तो आयोटा के एफ इंटू क्या कर दिया गया, एम। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन किए गए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं बच्चों, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो आयोटा होता है वो होता है 1। समझ गए ना। अगर डिसोसिएशन होता है तो आप जानते हैं कि डिसोसिएशन में आयोटा ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन होगा तो आयोटा लेस देन 1 था। इस तरह से ये था आयोटा के बारे में। अब इसमें जो है एक डेरिवेशन होते हैं डिसोसिएशन से, ठीक है। जैसे हम डिसोसिएशन में ले लें आयोटा कैसे निकला है, तो डिसोसिएशन में अगर आयोटा जैसे मान लिया जाए कि ये ए था और ये एन बी में कल ब्रेक हो गया, ये 1 मोल था तो ये एन मोल हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये 1 था, सॉरी, तब ये 0 था। जब तक कि डिसोसिएशन नहीं हुआ था तब तक आप यहां ऐसे लिखेंगे ना 0, यहां 1 माइनस अल्फा हो जाएगा तो ये एन अल्फा हो जाएगा। तो अगर हम यहां कहें कि टोटल मोल्स, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो आप ये लिखोगे ना 1 माइनस, मतलब हम इसको एक समेशन की तरह ये लें तो हमारे पास ये आया समेशन एन इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो यहां पर 1 माइनस ये हो जाएगा तो यहां पर देखो क्या बचेगा बच्चों, तो हम यहां लिख सकते हैं कि 1, ठीक है, माइनस, या हम इसमें से कॉमन ले लें
ओहो, ठीक है। तो यहां तक बात समझ गए ना आप कि इसको लिखे 1 प्लस एन अल्फा माइनस 1। तो यहां 1 प्लस, अगर मैं यहां से 1, 2 मिनट गड़बड़ लिख दिया, और ये हो जाएगा 2 मिनट गलत, ये हो जाएगा 1 प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा। तो 1 प्लस अगर हम अल्फा तो ये हो जाएगा इंटू अल्फा, ठीक है। तो आयोटा इज इक्वल टू समेशन, ये हो जाएगा हमारे पास कि आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स, ये हो गया, ठीक है, पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन 1। तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा अपॉन 1। तो यही रिलेशन निकला था, आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अगर n की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो अल्फा की रिलेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से और बढ़ा दो आप, इसे ऐसा भी लिख सकते हो ना, आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 एन माइनस 1। बस अब आपको सॉल्ट देखना है, जैसे ए बी टाइप का है तो n2 होगा, ए बी 2 टाइप का है तो n3 होगा, ए बी 3 टाइप का है तो n4 होगा। इसी बेस पर आपको अल्फा और इसके रिलेशन ले लेने हैं। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। ठीक इसी तरह से किसके लिए डेरिवेशन निकाला गया है बच्चों, एसोसिएशन के लिए। आप उस रिलेशन को खुद देखें, करें, आपको उसको डेरिवेशन नहीं रखना, ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा सा है, सिंपल सा। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लो आपको लिखा है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, ठीक है, डिसॉल्व है कितने में, 25 ग्राम बेंजीन में, ओके। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, वो ये कह रहा है इक्वल टू दी 1.62 केल्विन, समझ गए ना। तो पूछा गया है कि डिग्री ऑफ, ये है क्या कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, समझ गए बच्चों। और यहां पर क्या बन रहा है, डाइमर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना होगा, एम एबनॉर्मल मोलर मास निकालना होगा, और इसके लिए हम यूज करेंगे, यहां पर के एफ आपको दे रखा है, इसका के एफ जो है वो है 4.9, कितना दे दिया, 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो आपको क्या करना है, के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इक्वल, ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 10⁻3, ठीक है, यहां पर 10⁻3 या 1000 कर दें। मैंने यहां ले लिया, के एफ आपको 4.9 दे रखा है, डब्ल्यू बी आपको कितना दे रखा है, देखो कितना ग्राम डिसॉल्व किया गया है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड। तो यहां पर हम ये ले लें 2 ग्राम बेंजोइक एसिड 10⁻3, ओके। तो 4.9 इसका ये था, 2.0 ये हो गया, अपॉन में इसका जो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये है, और डब्ल्यू ए कितने ग्राम में डिसॉल्व किया गया है, 25 ग्राम में। जब ये कैलकुलेट करोगे तो इसका मोलर मास आ रहा है 242, समझ गए बच्चों, कितना आ गया, 242। अब हम आयोटा निकालते हैं, तो आयोटा इक्वल टू क्या होगा, एम नॉर्मल अपॉन एम एबनॉर्मल। तो नॉर्मल जो है बेंजोइक एसिड का मोलर मास होता है वो है 122, और ये कितना है, 1 ये है। तो जब आप इसकी वैल्यू इसमें पुटअप करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो आयोटा का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आता है, देखो आप, आयोटा यहां पर आएगा आपके पास 0.504, ये कितना आ गया बच्चों, आयोटा है 0.054। तो जब आप इसको आयोटा इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू अल्फा रखेंगे, तो अल्फा तो हो गया 0.504 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू अल्फा। तो जब आप इसे अल्फा सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 0.993, मीन्स
99.3%। समझ गए ना? इस तरह से ये तो हो गया जब आपको क्या बताया गया था, एसोसिएशन। और भी इसी तरह के क्वेश्चन हैं कि डिसोसिएशन दे दिया जाए आपको किसी सॉल्यूट का, कि डिसोसिएटेड हो रहा है, जैसे कि ये है 0.1 मोलर K4, ठीक है, FeCN6, और ये 46% डिसोसिएटेड हो रहा है, ठीक है, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कैलकुलेट करना है कि पाई क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है। तो 0.1 मोलर है ये इतने, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि आयोटा कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। आयोटा जैसे ही आ जाएगा तो आयोटा आप कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, तो इसी बेस पर आपको आयोटा कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे, देखो पहले आप इसे ब्रेक करोगे, K4 FeCN6। जब ये आयोनाइज्ड होता है तो 4K प्लस प्लस क्या बनता है बच्चों, यहां बन जाएगा क्या, FeCN, पहले इसको मिटा दें, ठीक है, ये बनेगा FeCN6 4 माइनस, तो यहां n इक्वल टू कितना हो गया 5, ठीक है। फिर मैं आयोटा की वैल्यू तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, तो 1 प्लस n तो हो गया 5 माइनस 1 इंटू कितना था ये आपके पास 0.46, ठीक है, ये है। तो इससे आपके पास आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आयोटा जो आ रहा है, आयोटा वो आ रहा है 2.84। बस फिर आप फॉर्मूला लगाओगे अल्फा इज, ठीक है। तो अब आपके पास चूंकि अल्फा तो निकाल वो है, सॉरी, आपको क्या कैलकुलेट करना है यहां पर पाई, तो पाई इक्वल टू जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा पाई इक्वल टू आयोटा इंटू मोलारिटी इंटू आरटी। तो आयोटा आ गया 2.84, मोलारिटी आपको दी गई है क्वेश्चन में 0.1, आर रख दो 0.0821, और टी आपके पास है 300 केल्विन, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज आप पुटअप कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा ये है 6.98 ATM। ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आयोटा का यूज करके हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन निकाल सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला, कि आपको क्या दे दिया जाएगा, उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहले आयोटा निकालो, आयोटा से n निकालो, n से मोलर मास निकाल सकते हो कि वो, सॉरी, उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के नंबर ऑफ आइंस निकलाएंगे। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये था मेरा एक टॉपिक जो मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। कहीं छोटी मोटी मिस्टेक है तो देख लेना, वैसे तो मैंने पूरा कोशिश किया कहीं कोई गड़बड़ ना हो। ये था हमारा नॉर्मल और एबनॉर्मल मोलर मास और उसके बारे में, ठीक है बच्चों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो मिलते हैं, थैंक यू।